नमस्कार। आज हम एक ऐसी ईरानी उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने अपने प्रकाशन के वक्त और उसके बाद भी काफी हलचल मचाई। हॉर्मोज़ शहजादी की किताब है नाइट ऑफ टेरर। फारसी में इसका शीर्षक है शब हॉल। हाँ, और ये शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है, जैसा आपने कहा कि हम हॉर्मोज़ शहजादी वाले उपन्यास की ही बात कर रहे हैं। हमारे जो स्रोत हैं, जैसे इंग्लिश पेन की रिपोर्ट, वो इसी का जिक्र करते हैं, क्योंकि कभी-कभी एक ही नाम से और भी रचनाएं हो सकती हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो। हमारी चर्चा इसी खास किताब पर है। बिल्कुल। तो आज का इरादा है कि इस उपन्यास के कई पहलुओं को देखें जरा। कहानी क्या है, ये कब और किन हालात में लिखी गई, लिखने का अंदाज कैसा है, उसमें क्या खास है, और ईरानी साहित्य में इसकी जगह क्या है। और इसकी कहानी तो है ही दिलचस्प, पर इसका इतिहास भी, वो भी कम नाटकीय नहीं रहा। ईरान में इसे एक तरह का अंडरग्राउंड क्लासिक मानते रहे। एक ऐसी किताब जिस पर बैन था, पर लोग फिर भी पढ़ते थे, सराहते थे। और हाँ, हाल के वर्षों में जो ईरान में सामाजिक आंदोलन हुए हैं ना, उन्होंने इसे फिर से चर्चा में ला दिया है। अच्छा, तो ये सिर्फ लिटरेचर के लिहाज से नहीं बल्कि सामाजिक तौर पे भी अहम रही है। चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी पृष्ठभूमि से। ये किताब आई कब सामने, और इसके लेखक हॉर्मोज़ शहजादी, उनके बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं। हॉर्मोज़ शहजादी जाहिर है ईरान में जन्मे लेखक थे, और ये उपन्यास शब होल ये मूल रूप से 1978 में छपा था फारसी में। और वो वक्त था जब ईरान एक बहुत बड़े बदलाव के, कह सकते हैं, मुहाने पर खड़ा था। और वो बदलाव था 1979 की ईरानी क्रांति। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि क्रांति के ठीक बाद इस किताब पर पाबंदी लग गई। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, बिल्कुल सही। 1979 की क्रांति ने ईरान का पूरा नक्शा ही बदल दिया, सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। तो जो नई व्यवस्था आई, उसमें ऐसी किताबों के लिए जगह कम होती गई, जो सत्ता पर सवाल उठाती हों या जो लिखने के पुराने ढर्रे से हटकर हों। नाइट ऑफ टेरर में ये दोनों बातें थीं। इसमें उस वक्त के समाज और राजनीति पर एक आलोचनात्मक नज़र थी, और इसकी शैली वो भी काफी एक्सपेरिमेंटल थी, प्रयोगात्मक। यानी ये उस समय के माहौल के लिए शायद ज्यादा तीखी या कह लें असहज करने वाली लगी होगी। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि इस पर बैन लगा दिया गया, लेकिन जैसा अक्सर होता है ना, बैन लगने से ये खत्म नहीं हुई, बल्कि इसे एक अलग ही तरह की जिंदगी मिल गई। ये अंडरग्राउंड हो गई, चोरी छिपे, अक्सर फोटोकॉपी से या हाथ से लिखे नकलों के जरिए लोगों तक पहुंचती रही। और इसी तरह ये बन गई एक अंडरग्राउंड क्लासिक, एक ऐसी रचना जिसका महत्व सत्ता की अनदेखी या दमन के बावजूद बना रहा। शायद उसी वजह से और बढ़ गया। इसका छिपकर पढ़ा जाना ही अपने आप में एक प्रतिरोध जैसा बन गया। ये तो काफी दिलचस्प है कि कैसे दमन कभी-कभी किसी चीज को और ज्यादा रिलेवेंट बना देता है। तो इस बैन के बावजूद आज ईरानी साहित्य में इसका क्या मुकाम है? आज भी इसे ईरानी आधुनिक साहित्य का एक बहुत अहम पिलर माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ राजनीतिक घटनाओं की लिफ्ट नहीं है। ये उस दौर की जो उथल-पुथल थी, सामाजिक दबाव थे, और सबसे बढ़कर एक इंसान के अंदर के संघर्ष, उसकी पहचान, उसके रिश्ते, उसकी नैतिकता, इन सब को बहुत ही जटिल और मानवीय तरीके से सामने रखती है। ये दिखाती है कि बड़े ऐतिहासिक बदलाव आम लोगों की जिंदगियों पर कैसे अंदर तक असर डालते हैं। पृष्ठभूमि तो काफी हद तक साफ हो गई। अब आते हैं खुद उपन्यास पर। कहानी किस बारे में है, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, और वो किन हालात से गुजर रहा है? उपन्यास का जो केंद्र है वो हिदायत इस्माइली नाम का एक किरदार है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, अधेड़ उम्र का है, और कहानी उसे एक ऐसे पॉइंट पर पकड़ती है जहां उसकी जिंदगी कई तरफ से दबाव में है। किस तरह के दबाव? क्या ये सिर्फ पर्सनल है या बाहरी हालात का भी कुछ रोल है? ठीक नहीं है। दूसरी तरफ ईरान का वो दौर है जो राजनीतिक तौर पर बहुत बहुत अस्थिर है। उसे लगता है जैसे वो हर तरफ से घिरा हुआ है, पर्सनल लेवल पर भी और सामाजिक लेवल पर भी। और कहानी बुनी कैसे गई है? इसका स्ट्रक्चर सुना है काफी अलग है, ट्रेडिशनल कहानियों जैसा नहीं है। हाँ, यही ये उपन्यास बहुत खास हो जाता है। पूरी कहानी का जो बाहरी फ्रेम है वो इस्फहान शहर से राजधानी तेहरान तक की कार यात्रा है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैवलॉग नहीं है। इस सफर के दौरान हिदायत इस्माइली लगातार अपनी यादों में डूबता उतरता रहता है।
यानी कहानी सीधी लाइन में नहीं चलती, हाँ। आगे पीछे होती रहती है। बिल्कुल नहीं। यही इसकी बनावट की सबसे बड़ी खासियत है और चुनौती भी। कहानी वर्तमान यानी कार यात्रा और अतीत यानी इस्माइली की यादें, इनके बीच बहुत तेजी से स्विच करती है। एक पल वो गाड़ी चला रहा है, अगले ही पल वो अपने बचपन की किसी घटना में खो गया है, या जवानी के दिनों के राजनीतिक माहौल में, या किसी निजी दुख में। पाठक को भी उसके मन की इस लगातार चलती उथल-पुथल का हिस्सा बनना पड़ता है। ये पारंपरिक तरीके से बहुत अलग है। तो पाठक को भी मतलब किरदार के साथ ही उसकी यादों और असलियत के बीच झूलना पड़ता होगा। ये पढ़ने में काफी चैलेंजिंग भी हो सकता है। यकीनन ये पाठक से ध्यान मांगता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगता है, लेकिन इसी टेक्निक से लेखक हमें इस्माइली की जो मेंटल स्टेट है उसका गहरा अनुभव करा पाता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ इस्माइली की पर्सनल कहानी नहीं है, उसकी यादों में ईरान का पूरा इतिहास वो भी कहीं ना कहीं घुला मिला हुआ है। इसमें जो खास बात है वो यही है, इस्माइली की जो व्यक्तिगत यादें हैं और उसके जो संघर्ष हैं, वो ईरान के उस समय के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं किए जा सकते। उसकी यादों में हमें ईरान के पुराने लोकतांत्रिक आंदोलनों की झलक मिलती है। समाज में जो गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव थे, वो दिखते हैं, खासकर जो हाशिए पर पड़े समुदाय थे, उनके प्रति रवैया। ये उपन्यास बहुत असरदार तरीके से दिखाता है कि किसी व्यक्ति का निजी जीवन कभी भी उसके देश के इतिहास और राजनीति से अलग नहीं हो सकता। वो दोनों एक दूसरे पर लगातार असर डालते हैं। चलिए अब थोड़ा और उतरते हैं इसकी राइटिंग स्टाइल और इसमें उठाए गए थीम्स पर। इसे अक्सर आधुनिकतावादी या मॉडर्निस्ट उपन्यास कहते हैं। मतलब क्या है इसका यहाँ पे? आधुनिकतावादी शैली का मतलब है कि ये लिखने के उन तरीकों को अपनाता है जो 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका में उभरे थे, जो पारंपरिक यथार्थवादी लेखन से अलग थे। जैसे हमने अभी इसकी बनावट की बात की, समय का लीनियर न होना, उसका टूटना, आगे पीछे जाना, ये मॉडर्निज्म का एक बड़ा लक्षण है। और वो चेतना की धारा यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, उसका इस्तेमाल कैसे है इसमें? चेतना की धारा एक और बहुत जरूरी मॉडर्निस्ट टेक्निक है जिसका शहदादी ने खूब इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि किरदार के मन में जो विचार, यादें, एहसास जैसे बह रहे हैं, उन्हें उसी बिखरे हुए, कभी कभी बिना किसी कनेक्शन के रूप में दिखाना, बिना लेखक के ज्यादा एडिट किए। पाठक को लगता है जैसे वो सीधे इस्माइली के दिमाग के अंदर झांक रहा है, जहां लॉजिकल विचारों के साथ साथ अधूरी यादें, अचानक आए ख्याल, डर, इच्छाएं सब एक साथ चल रहा है। ये पाठक के लिए एक इंटेंस और कभी कभी कंफ्यूजिंग अनुभव हो सकता है, लेकिन ये किरदार की अंदरूनी दुनिया को समझने का एक पावरफुल तरीका है। और सुना है इसमें सिंबल्स का भी काफी इस्तेमाल है, जैसे पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, म्यूजिक या यादों के पीले पड़ चुके पन्ने। ये सब क्या दिखाते हैं? हाँ, सिंबल्स या प्रतीक इस उपन्यास की भाषा का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये बार बार आते हैं और कहानी में मीनिंग की कई लेयर्स जोड़ते हैं। जैसे पुराने रिकॉर्ड या कोई खास धुन, वो शायद बीते हुए अच्छे दिनों की याद दिलाते हैं, या खोए हुए प्यार की, या शायद किसी दर्द भरी याद की। यादों का पीला पड़ना या धुंधलाना, ये वक्त के गुजरने, यादों के बदलने और शायद इतिहास के बोझ की तरफ इशारा करता है। ये प्रतीक सीधे सीधे बताते नहीं, बल्कि पाठक को महसूस करने और अपने मतलब निकालने के लिए उकसाते हैं। अब अगर थीम्स की बात करें तो पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्री कितनी साफ है इसमें? स्रोत बताते हैं कि ये सामाजिक असमानता और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जुल्म जैसे सेंसिटिव मुद्दों को भी छूता है। को सामने रखता है। इसमें सामाजिक ऊंच नीच और आर्थिक असमानता पर कमेंट्री है, और खास तौर पर ये बहाई जैसे जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय थे, उनके साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न का जिक्र करता है। ये वो समुदाय थे जिन्हें उस दौर में काफी सामाजिक और राजनीतिक दबाव झेलना पड़ता था। ये सिर्फ इशारों में नहीं, बल्कि कहानी के घटनाक्रम के जरिए इन मुद्दों को उठाता है। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संघर्ष की भी कहानी हुई? बिल्कुल, और ये संघर्ष कई लेवल्स पर दिखता है। राजनीतिक सिस्टम के खिलाफ असहमति जताने की आज़ादी, अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी, और शायद सबसे बुनियादी सोचने और महसूस करने की आज़ादी। इस्माइली का किरदार लगातार इन बाहरी और अंदरूनी दबावों से जूझता हुआ दिखता है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है, या ईरान के एक खास दौर का पोर्ट्रेट, या कुछ और भी? ये दोनों हैं, और शायद उससे भी ज्यादा।
ये किताब वक्त के नेचर पर सवाल उठाती है। क्या टाइम सीधा चलता है या हमारी यादों में घूमता रहता है? ये मेमोरी के स्वभाव को देखती है। यादें कितनी भरोसेमंद होती हैं, वो हमें कैसे बनाती हैं और कैसे सताती हैं। ये पहचान के संकट को दिखाती है। एक बदलते समाज में टूटते रिश्तों के बीच इंसान अपनी पहचान कैसे ढूंढे। और सबसे बढ़कर ये अन्याय और उसका इंसान की रूह पर पड़ने वाले असर का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। ये महज एक कहानी नहीं, बल्कि पाठक को अपने अनुभव और दुनिया पर सोचने को मजबूर करने वाला एक जटिल लिटरेरी एक्सपीरियंस है। इस उपन्यास की इतनी सारी परतों को समझने के बाद चलिए इसकी सबसे बड़ी ताकतों पर बात करते हैं। कौन सी बातें इसे खास और यादगार रचना बनाती हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत है इसका गहरा और बहुत सेंसिटिव मानवीय चित्रण। हिदायत इस्माइली और दूसरे किरदारों के अंदर जो इमोशनल उथल-पुथल है, उनका प्यार, उनका डिसइल्यूजनमेंट, उनकी निराशा, गिल्ट, जीवन में मीनिंग की तलाश, लेखक ने इसे बिना किसी मेलोड्रामा के बड़ी ईमानदारी और बारीकी से पकड़ा है। पाठक किरदारों की खुशी और उनके दर्द को गहराई से महसूस कर पाता है। और वो समय और यादों के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो भी तो इसकी एक यूनिक स्ट्रेंथ है। जिस तरह कहानी प्रेजेंट और पास्ट के बीच बहती है, वो पाठक को सिर्फ देखने वाला नहीं रहने देती, बल्कि उसे इस्माइली की मेंटल जर्नी का एक तरह से साथी बना देती है। ऐसा लगता है जैसे हम भी उसी यादों के भंवर में गोते लगा रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये तकनीक पाठक को एक खास तरह का विसरल एक्सपीरियंस देती है, जो पारंपरिक कहानियों में मिलना मुश्किल है। दूसरी बड़ी ताकत है इसकी पैनी सामाजिक राजनीतिक जागरूकता। ये उपन्यास हवा में नहीं लिखा गया है। ये उस दौर के ईरानी समाज, उसकी राजनीतिक उथल-पुथल, धार्मिक कट्टरता के बढ़ते दबाव और आम इंसान की आज़ादी की छटपटाहट का एक बहुत ऑथेंटिक और हिम्मत वाला चित्रण पेश करता है। ये एक तरह से उस समय का लिटरेरी डॉक्यूमेंट भी बन जाता है। और भाषा और शैली के लेवल पर जो नयापन है, उसकी भी बात होनी चाहिए। वो चेतना की धारा, सिंबल्स का इस्तेमाल, किरदारों के अंदरूनी डायलॉग्स, ये सब मिलकर इसे एक ऐसी डेप्थ और डेंसिटी देते हैं जो आम उपन्यासों में कम मिलती है। निश्चित रूप से ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसी स्टाइल बनाते हैं जो सब्जेक्ट मैटर के बिल्कुल अनुकूल है। एक जटिल टूटी-फूटी दुनिया को दिखाने के लिए एक जटिल और टूटी-फूटी शैली। और आखिर में मैं इसकी यूनिवर्सैलिटी को भी एक बड़ी ताकत मानती हूँ। भले ही कहानी का बैकग्राउंड ईरान का है, लेकिन ये जिन बुनियादी इंसानी सवालों और संघर्षों से जूझती है, जैसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, यादों का बोझ और ताकत, पहचान की खोज, प्यार और नुकसान, ये दुनिया भर के किसी भी पाठक से जुड़ सकते हैं। ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी का हिस्सा बन जाती है। ये तो हुई इसकी खूबियों की बात, लेकिन क्या इसे पढ़ने में कुछ मुश्किलें या चुनौतियां भी हैं? हमारे स्रोत कुछ पॉसिबल दिक्कतों का जिक्र करते हैं। हाँ, कुछ चुनौतियां हैं जिनसे पाठक का सामना हो सकता है। पहली और सबसे साफ चुनौती है इसकी जटिल शैली। जैसा हमने कहा, कहानी का जो नॉन लीनियर ढांचा है, टाइम का आगे पीछे होना और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक, ये उन पाठकों के लिए थोड़ी मुश्किल या कंफ्यूजिंग हो सकती है जो सीधी सरल कहानी पढ़ने के आदी हैं। इसे पढ़ने के लिए पाठक की तरफ से थोड़े पेशेंस और ध्यान की जरूरत पड़ती है। और उन कल्चरल और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस का क्या, जिनका आपने पहले जिक्र किया? क्या ईरान के इतिहास या राजनीति की खास जानकारी के बिना इस उपन्यास को पूरी तरह एंजॉय किया जा सकता है? देखिए, उपन्यास का जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल कोर है, उसे समझने के लिए शायद किसी खास बैकग्राउंड की जानकारी ज़रूरी ना हो। इंसानी भावनाएं तो यूनिवर्सल होती हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि कुछ खास राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक आंदोलनों या धार्मिक समुदायों जैसे बहाई समुदाय के उत्पीड़न का जिक्र के बारे में थोड़ी जानकारी होने से उपन्यास की कुछ परतें और उसकी बारीकियां ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आ सकती हैं। ये रेफरेंसेस कहानी को और गहरा मतलब देते हैं। और एक प्रैक्टिकल चुनौती जिसका जिक्र स्रोतों में है, वो है इसकी अवेलेबिलिटी से जुड़ी। आपने बताया कि ईरान में इस पर सेंसरशिप थी। हाँ, ये एक बड़ी मुश्किल रही है। लंबे समय तक ये उपन्यास ईरान में ऑफिशियली दुकानों पर मिलता ही नहीं था। इसे हासिल करने के लिए लोगों को अनौपचारिक तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता था। पुरानी कॉपीज, फोटोकॉपी या बाद के दौर में इंटरनेट पर मिलने वाले पायरेटेड वर्जन,
ये सिचुएशन खुद इस बात का सबूत है कि कैसे सत्ताएं अक्सर उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश करती हैं जो स्टेटस को पर सवाल उठाती हैं या अनकंफर्टेबल सच बोलती हैं। इस किताब का सफ़र खुद उसकी कहानी का हिस्सा बन गया है। अब हम चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इस उपन्यास का असर क्या रहा है और आज के समय में इसकी रिलेवेंस क्या है? ईरानी साहित्य और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? पत्थर माना जाता है। इसने दिखाया कि नॉवेल सिर्फ एंटरटेनमेंट या कहानी सुनाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये समाज, राजनीति और इंसान के मन की गहराइयों को एक्सप्लोर करने का, उन पर सीरियस कमेंट करने का एक पावरफुल टूल भी हो सकता है। इसने भाषा, स्टाइल और स्ट्रक्चर के लेवल पर नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए दरवाजे खोले, जिससे बाद के लेखकों को इंस्पिरेशन मिली। और ये बात तो वाकई काफी स्ट्राइकिंग है कि हाल के सालों में इसकी रेलेवेंस एक बार फिर से उभर कर सामने आई है। स्रोत बताते हैं कि 2022 में ईरान में जो वुमेन लाइफ फ्रीडम यानी औरत जिंदगी आज़ादी आंदोलन हुआ, उससे इस उपन्यास का नाम फिर से जुड़ा। हाँ, ये सचमुच बहुत दिलचस्प है और लिटरेचर की जो परमानेंट पावर होती है उसका सबूत भी है। 2022 का जो ज़ेन जिंदगी आज़ादी आंदोलन था, जो महसा अमीनी की मृत्यु के बाद शुरू हुआ था, उस दौरान कई लोगों ने सोशल मीडिया पर और डिस्कशंस में इस उपन्यास का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि उपन्यास में उठाए गए जो थीम्स थे, जैसे पर्सनल फ्रीडम के लिए संघर्ष, स्टेट के दमन के खिलाफ आवाज़ उठाना, अन्याय का विरोध, पहचान की लड़ाई, ये सब उस आंदोलन की मूल भावनाओं और नारों से सीधे तौर पर मैच करते थे। दशकों पहले लिखी गई एक कहानी अचानक फिर से जिंदा हो उठी और मौजूदा संघर्षों को समझने का एक लेंस बन गई। ये दिखाता है कि कैसे कुछ रचनाएं अपने समय से आगे निकलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही जरूरी बनी रह सकती हैं। बिल्कुल। और एक और अच्छी बात ये हुई है कि अब ये उपन्यास अंग्रेजी समेत कुछ और भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है। इससे सिर्फ फारसी जानने वालों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर के रीडर्स अब इसे पढ़ सकते हैं और ईरानी लिटरेचर की इस अहम कृति से वाकिफ हो सकते हैं। ये ट्रांसलेशन कल्चरल डायलॉग को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो हुर्मुज़ शहजादी की नाइट ऑफ टेरर या शब-ए हौल एक गहरी, मल्टी लेयर्ड, चैलेंजिंग और आखिरकार बहुत सोचने पर मजबूर करने वाली रचना है। ये एक इंसान के निजी जीवन के संघर्षों और उसके देश के बड़े राजनीतिक और सामाजिक तूफानों के बीच का जो कॉम्प्लेक्स रिश्ता है, उसे बहुत ही कलात्मक और मनोवैज्ञानिक गहराई से पेश करती है। हाँ, ये उन पाठकों के लिए यकीनन एक यादगार और शायद झकझोर देने वाला अनुभव हो सकता है, जो लिटरेरी एक्सपेरिमेंट्स से घबराते नहीं हैं और जो इतिहास, मेमोरी, पॉलिटिक्स और इंसानी जज्बातों की उलझी हुई परतों को खंगालने वाली कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि ये भी मानना होगा कि इसे पढ़ने के लिए थोड़ी दिमागी कसरत, थोड़ा धीरज और खुलेपन की जरूरत है। ये कोई लाइट रीडिंग नहीं है। और अब इस गहन चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। जब कोई लिटरेरी वर्क समय के सीधे सरल बहाव को तोड़ देता है और निजी यादों को नेशनल हिस्ट्री की बड़ी घटनाओं के साथ इस तरह गूंथ देता है कि दोनों अलग नहीं किए जा सकते, तो क्या इससे उन बड़ी, अक्सर एब्स्ट्रैक्ट लगने वाली राजनीतिक घटनाओं के पर्सनल लाइफ पर पड़ने वाले असर को महसूस करने का हमारा तरीका बदल जाता है? क्या इस तरह की कहानियां हमें इतिहास के इंसानी बोझ को किसी ज्यादा गहरे, ज्यादा व्यक्तिगत लेवल पर समझने में मदद करती हैं?